मान लीजिए आपकी लव मैरिज हुई, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके स्कूल के पार्टनर से ही स्कूल में कोई लड़की पसंद आई थी, उससे ही अब लव मैरिज हो गई। अगर वो उस समय उसी स्कूल में नहीं जाते, यदि हम कहते हैं कि स्कूल तो आपने चुना, 4 स्कूल में से किसी एक स्कूल में गए, यदि आप उस स्कूल में नहीं जाते, तो वो पार्टनर आपको नहीं मिलता, वो पार्टनर आपको नहीं मिलता तो उससे फ्रेंडशिप नहीं होती, उससे फ्रेंडशिप नहीं होती तो उससे रिलेशनशिप नहीं बनता, उससे रिलेशनशिप नहीं बनता तो उससे शादी नहीं होती, और शादी हो गई तो आगे के 30-35 साल तो साथ बिताने ही हैं। तो वो एक छोटा-सा इवेंट कि आप उस स्कूल में ही जाओगे, वो भी प्रकृति द्वारा लिखा गया था, नहीं तो अगर आप वहाँ नहीं जाते तो आगे की तो पूरी डेस्टिनी आपकी चेंज हो जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 138 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, या कोई भी प्रश्न आपकी जन्म कुंडली से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी विषयों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये अंकिता जी हैं। इन्होंने लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी में फ्री विल और फेट का बैलेंस कैसे समझा जाता है? बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न आपने कर दिया है, वो भी मुझसे, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो अभी लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुआ, या फिर शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कर्म और प्रारब्ध और सोच वगैरह के बारे में, तो हो सकता है उसको देख करके आपने प्रश्न किया हो। देखिए क्या होता है ना, हर किसी की लाइफ की एक थ्योरी होती है, वो उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई थ्योरी नहीं होती है, जिसकी बात को सुनते हैं उसी की बात में आकर के उनका जीवन चलता जाता है। तो जिनका सूर्य और मंगल कमजोर हो वो इस तरह की स्थिति में आते हैं, या फिर लग्नेश कमजोर हो तो। देखिए मेरा एक बिलीफ है, बहुत कंट्रोवर्शियल बिलीफ है आप बोल सकते हो, क्योंकि वो एक बिलीफ है तो वो बना हुआ है, और दिन प्रतिदिन के एक्सपीरियंस उस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो मैं उस बिलीफ को आप सभी के सम्मुख बताता हूं, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न किया हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको मानो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूं अपने बिलीफ को बताते समय कि ये कंट्रोवर्शियल बिलीफ है। लेकिन जो देखने में आ रहा है, या जो जन्म कुंडलियों का अध्ययन करके चीजें समझ में आ रही हैं, वो यही है कि सब कुछ तय है। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर मैं ये वीडियो इस समय भी बना रहा हूं, तो इस समय जिस समय वीडियो बन रहा है, इसी समय पर ये वीडियो बनना लिखा हुआ था, इसी समय पर ये वीडियो बन रहा है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज डेस्टिनी, हर एक चीज लिखी हुई है, आप उसके आधार पर काम कर रहे हो। अब इसमें बहुत से लोग, अभी किसी ने एक कमेंट किया हुआ था, मेरे को ठीक से याद नहीं कि उन्होंने क्या लिखा था, कि स्वतंत्र संकल्प और बहुत सी चीजें उन्होंने लिखी हुई थी। तो देखिए जब आप कोई कर्म करते हो, आपके मन में कोई कर इच्छा उत्पन्न भी हो रही है ना, यदि आप कोई चीज करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये कमेंट्स किसी ने फिल्टर करके यहाँ तक पहुंचा दिए हैं, अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को बनाने से पहले सुबह से मेरे मन में प्लान होगा कि मेरे को इस वीडियो को बनाना है, इस समय पर बनाने बैठना है, इस वीडियो को बनाना है, यहाँ आकर के बैठना है, इसको रिकॉर्ड करना है, ये सब चीजें मन में, यानी कि पहले से आपने इसको सोचा था। जब आपने सोचा था, यानी कि सोचने के पहले आपके मन में थॉट आया होगा, कभी तो ये थॉट आया होगा कि दी एस्ट्रोलॉजी शो जैसा प्रोग्राम बनाया जाए, तो इसको सोचा होगा। जब इसको सोचा तो थॉट आया, फिर ये वीडियो बनाना था, कब बनाना है, ये सब चीजें विचार से उत्पन्न हुई। तो विचार जो उत्पन्न होता है ना, विचार आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके मन में आता है, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपकी बुद्धि बनती है, और उस बुद्धि के हिसाब से फिर आप कर्म करते हो। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके जो प्रारब्ध होते हैं, जिससे आपका ये जन्म लिखा गया है कि क्या चीजें होनी है, उस प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी बुद्धि बनती है।
उसी बुद्धि से आपकी सोच बनती है और फिर जब आप सोचते हो किसी चीज को तब आप उसको कर्म में कन्वर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू डी। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू डी, यानी कि प्रारब्ध के अनुसार ही आपके आज के कर्म भी हो रहे हैं। ये बात भी तय है ना। यदि आप जन्म कुंडली को दिखवाते हो, उदाहरण के तौर पर यदि हम विवाह का विचार करते हैं, तो ये आपके जन्म के समय ही निश्चित हो गया कि इस समय पर, इस दशा में इस व्यक्ति का विवाह होगा। अब उसमें आप कर्म करो या नहीं करो, विवाह तो आपका होना ही है ना, क्योंकि लिखा हुआ है वो। और अगर आपका विवाह होना लिखा है तो दो लोगों का एक होना लिखा है। और जब वो लोग एक होंगे, उदाहरण के तौर पर मैंने इस पर भी एक स्टोरी भी डाली थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, लिख करके डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे, आप चेक करिएगा जाके, कि 30 वर्ष की उम्र में किसी की का विवाह हो रहा है और प्रकृति ने उसकी उम्र 65 वर्ष लिखी है। यानी कि वो आने वाले 35 वर्ष किसी एक व्यक्ति के साथ रहेगा। वो दो लोग जो भी चीजों को करेंगे वो साथ में करेंगे। तो उनकी हर एक घटना भी तो लिखी होगी ना, दोनों की संतान उत्पत्ति भी एक ही समय पर लिखी होगी। तो हर एक चीजें पहले से डिटरमाइंड होती हैं। अब लोग कह देते हैं कि बड़े इवेंट डिटरमाइंड होते हैं, छोटे इवेंट जो होते हैं वो आपके हाथ में होते हैं। जैसे बड़ी चीजों में ही लोग कहते हैं ना कि विवाह तो पहले से तय है। हर एक चीज तय होती है पहले से, क्योंकि अगर विवाह पहले से तय है तो उस विवाह के पहले जो छोटी 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 चीजें हुई हैं उनके आधार पर ही आपका विवाह नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए आपकी लव मैरिज हुई, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके स्कूल के पार्टनर से ही, स्कूल में कोई लड़की पसंद आई थी उससे ही अब लव मैरिज हो गई। अगर वो उस समय उसी स्कूल में नहीं जाते, यदि हम कहते हैं कि स्कूल तो आपने चुना, 4 स्कूल में से किसी एक स्कूल में गए, यदि आप उस स्कूल में नहीं जाते तो वो पार्टनर आपको नहीं मिलता, वो पार्टनर आपको नहीं मिलता तो उससे फ्रेंडशिप नहीं होती, उससे फ्रेंडशिप नहीं होती तो उससे रिलेशनशिप नहीं बनता, उससे रिलेशनशिप नहीं बनता तो उससे शादी नहीं होती, और शादी हो गई तो आगे के 30-35 साल तो साथ बिताने ही है। तो वो एक छोटा सा इवेंट कि आप उस स्कूल में ही जाओगे, वो भी प्रकृति द्वारा लिखा गया था। नहीं तो अगर आप वहां नहीं जाते तो आगे की तो पूरी डेस्टिनी आपकी चेंज हो जाती। यदि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की अगर हम बीच की कुछ ईंटों को हटा दें तो ऊपर जो टॉप फ्लोर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसका शेप तो बिगड़ ही जाएगा ना। तो लाइफ की हर एक चीज डिटरमाइंड होती है। तो मेरे हिसाब से तो हर एक चीज डेस्टिनी है, हर एक चीज लिखी हुई है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे मन में थॉट्स आते हैं, वो सब चीजों को हम करते हैं। जन्म कुंडली भी आईना है, जीवन में जो चीजें होने वाली हैं उसको प्रदर्शित करती है। अब इसमें एक और चीज आती है कि फिर जब हर एक चीज लिखी है तो छोटी छोटी चीजें भी, आज क्या होगा, या मतलब रोड पर जाएंगे तो किस पत्थर पर पैर पड़ेगा, ये सब क्यों नहीं। देखिए अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो चोट लगने का योग दिन प्रतिदिन पर भी दिख जाता है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है ना, वो एक मैप होती है। वो एक मैप होती है। यदि हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो वो एक मैप होती है। मैप वो गूगल मैप वाला मैप नहीं होती, एक पीस ऑफ पेपर पर बनाया गया मैप होती है। अब उस मैप में आपको रास्ता दिखता है, बिगनिंग और एंडिंग दिख जाती है, परंतु अब उस रोड पर जब आप जाओगे तो उस रोड पर क्या गड्ढे होंगे, कहां पर गड्ढे होंगे, कितना ट्रैफिक होगा, किस गड्ढे में पानी भरा होगा, उस पानी के छींटे आप पर आएंगे, ये सब मैप में नहीं पता चलता है। तो ये चीजें जब आपके लाइफ में आती है, इसी से इसलिए बोला जाता है कि प्रिपेयर होकर चलो, प्रयासरत होकर के चलो, क्योंकि जन्म कुंडली में भी वो चीज आपको नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ आपको ये दिख रहा है कि ये रास्ता होने वाला है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए प्रिपेयर होने की सलाह दी जाती है। क्योंकि और क्या सलाह दे सकता है एक ज्योतिषी, वो ये बोलेगा क्या कि कुछ प्रिपेयर मत करो, बस चले जाओ, ये तो नहीं बोला जा सकता है। तो बहुत सी चीजें मोटिवेशन के उसमें भी बोली जाती हैं। तो ये बहुत एक लंबा विषय है। लेकिन अब रही बात तो यहाँ से तो ये क्लियर हो जाता है कि हर एक चीज डेस्टाइंड होती है, आप उसके हिसाब से चलते जाते हो, वो चीजें आपके सामने समय के साथ साथ आती जाती है। फिर बात आती है कि फ्री विल कहाँ है। तो देखिए अगर मैं इसको सामान्य शब्दों में कहूं कि अगर मुझे अपनी बात बड़ी ना करनी हो तो मैं कह दूंगा फ्री विल फालतू की बात है, फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट में तो यही बोला जाएगा कि हाँ फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना हो यदि, तो फ्री विल देखिए क्या है कि आप मन में सोचते रहिए बहुत सारी चीजें। मानसिक अशांति किसको कहते हैं, आप मन में सोचते रहिए, आप फ्री हैं उस चीज को सोचने के लिए। आपकी मानसिक अशांति तय है, अब किस चीज को लेकर के आप सोचोगे, किस चीज को लेकर के आप परेशान होगे, वो हो सकता है तय हो सकता है ना तय हो, आपकी मानसिक अशांति तो तय है। अब फ्री विल क्या है, आप सोचते रहिए किसी भी चीज को, लेकिन वो कहाँ हो पाता है। तो आप सोचते तो बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में अपने, वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही सोचते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं, आप मानसिक रूप से अशांत होते हैं उस प्रारब्ध की वजह से। लेकिन होता तो वही है जो कि लिखा हुआ है, घटित तो वही होता है जो लिखा हुआ है। कितने लोग होते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सोचते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, बट नहीं हो पाता यूपीएससी में सिलेक्शन। तो फ्री विल वही है बस, कि आप सोचते रहिए दिमाग में अपने, होगा थोड़ा ना कुछ भी, होगा वही जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और डेस्टिनी में जो चीजें दी हुई होती है ना, वही आपके सम्मुख कहीं ना कहीं आ जाती हैं। क्योंकि देखिए अब एक व्यक्ति यदि है तो वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति का है, एक व्यक्ति है वो बहुत तामसिक प्रवृत्ति का है। सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो अपनी नजरों में सही है, तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपनी नजरों में सही है। तो ये अपनी अपनी नजर में व्यक्ति अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि इनका प्रारब्ध अलग अलग है।
जिसका प्रारब्ध जैसा होगा वैसी ही उसकी बुद्धि और उसकी सोच होगी। तो जब सोच ही हम कह रहे हैं कि लिखी हुई है, तो आने वाली घटनाएँ तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर लिखी ही रहेंगी। और अगर आप बचपन से इस चीज़ को सुनते हुए आए हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर तो फ्री विल जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं गई। अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने पूछा है, अगर किसी कराची का पाठ एक से अधिक बार करना है तो विनियोग और न्यास हर बार पढ़ना होगा या फिर फर्स्ट टाइम में ही उसके बाद सिर्फ उबाद से स्टार्ट करना है? एक बार आप विनियोग और न्यास कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं बिना किए, बिना बार-बार किए। अगर एक से अधिक बार आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और है, टी साई इन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं है, रत्नों से संबंधित प्राचीन ग्रंथों में नीच और पीड़ित ग्रह को शुभ करने के लिए ही रत्न धारण बताया है। नीच का मतलब क्या, यानी ग्रह कमजोर हो गया है। आप प्राचीन ग्रंथों का प्रमाण ले आइए, मैं मान लेता हूँ। जिस भी प्राचीन ग्रंथ की बात की है आपने, यदि किसी प्राचीन ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई है कि नीच के ग्रह के रत्न को पहना करके उसको शुभ किया जा सकता है, तो आप उस प्रमाण को ले आइए, मैं उस प्रमाण को मान लूंगा। देखिए, नीच का मतलब आपने नीचे भी लिखा है कि नीच का मतलब क्या, यानी ग्रह कमजोर हो गया है। नहीं, नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह कभी भी कमजोर नहीं होता। जिस तरह से उच्च का ग्रह बलवान होता है, उसी तरह से नीच का ग्रह भी बलवान होता है। पीड़ित ग्रह हो सकता है कि उसका रत्न धारण करना आपको नुकसान दे जाए, लेकिन पीड़ित ग्रहों के रत्न को भी धारण किया जाता है या कराया जाता है। नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों के रत्नों को धारण करने से पहले विचार करना होता है। मैंने मना नहीं किया था, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि नक्षत्र की स्थिति को देखें, नवमांश में उस ग्रह की पोजीशन को देखें, जिसके नक्षत्र में वो संचरण कर रहे हैं उनको देखें। इसके आधार पर नीच के ग्रहों के रत्नों को धारण कराया जाता है। बाकी पीड़ित ग्रह को शुभ करने के लिए रत्न धारण नहीं कराया जाता। किसी भी ग्रह के प्रभाव को शुभ या अशुभ करने के लिए उसके रत्न को नहीं धारण कराते हैं। उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उस ग्रह के रत्न को धारण कराया जाता है। तो यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है या कमजोर स्थिति में है, तो उसके रत्न को पहना करके उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। तो पीड़ित ग्रह को शुभ करने के लिए तो रत्न कभी नहीं पहनाया जाता, क्योंकि अगर आप इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो ग्रह तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं और हमारा शरीर भी तत्वों से मिलकर के बना है। तो जिन तत्वों से ये ग्रह प्रभावित है, उन्हीं तत्वों से हम प्रभावित हैं, इसीलिए वो ग्रह हमको प्रभावित करते हैं। जब आप सूर्य और मंगल का रत्न माणिक्य और मूंगा पहनते हैं, तो वो अग्नि तत्व को आपके शरीर में बढ़ाता है। और हम आपकी कुंडली से यही देखते हैं कि ये ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं। यदि वो फेवरेबल है, उस तत्व से आपको फायदा हो रहा है, तब उस रत्न को पहनाया जाता है, ताकि उस ग्रह का तत्व आपके शरीर में बढ़े, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो इस तरह से है। और अगर प्राचीन ग्रंथों में नीच के ग्रह के रत्नों को पहनने के विषय में लिखा है कि नीच के ग्रह के रत्नों को पहनेंगे और व्यक्ति के जीवन काल में वो ग्रह शुभ ही शुभ फल देगा, तो आप उस प्राचीन ग्रंथ को लाइए, मुझे दिखाइए, तो मैं उसको मान लूंगा। और अगला प्रश्न जो है ये गैंगस्टर आईडी होगी, ये नाम दिया करें आप। इन्होंने लिखा है कि फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस इन पाइसेस इन जुपिटर्स नक्षत्र एस्पेक्टेड बाय जुपिटर इन कैंसर D9 विद डिस्पोजिटर इन परिवर्तन। फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस इन पाइसेस, इन्होंने लिखा है कि चौथे भाव का मालिक 11वें घर में मीन राशि में बैठा है। अब अगर 11वें भाव में मीन राशि आ रही है तो कुंडली वृषभ लग्न की होगी। तो चौथे भाव का स्वामी सूर्य हो गया। अब सूर्य मीन राशि में जाकर के 11वें भाव में गुरु के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। एस्पेक्टेड बाय जुपिटर इन कैंसर, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, ठीक है। तीसरे भाव में गुरु होंगे कर्क राशि में, उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ जाएगी, ये भी ठीक है। D9 विथ डिस्पोजिटर इन परिवर्तन, D9 में ये गुरु होंगे, वो D9 का छोड़िए क्योंकि वो आधी अधूरी बात आपने लिखी है। चतुर्थेश का एकादशस्थ होना जातक के जीवन काल में उसकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, भूमि और भवन और वाहन के सुखों को दिलाने वाला माना जाता है। सूर्य का 11वें भाव में जाना अति विशिष्ट कारक है। यदि ये सूर्य बलवान है तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में कभी धन लाभ को लेकर के चिंताएं नहीं होती हैं। और लाभ भाव में सूर्य का होना लाभ कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में धन लाभ की स्थिति आजीवन बनी रहती है, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो एपिसोड नंबर 138 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।